नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान में आयोजित हो रही रीट 2025 में 28 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न आए हैं उन सभी के बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक होंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता आप लोग मत कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका को जंतु कोशिका से कौन अलग करता है। तो पादप कोशिका में मेनली क्लोरोप्लास्ट होता है और जंतु कोशिका में यह नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोज क्षार अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो NaOH यानी कि कास्टिक सोडा बनाने के लिए NaCl संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस व पात्र में NaOH का जलीय विलयन भर दिया जाता है। इसे ही क्लोज क्षार अभिक्रिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है क्योंकि यह रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 में गुजरात में जो भूकंप आया था ना उससे रिलेटेड पूछा गया था कि वहां पर जो भूकंप की तीव्रता है ना वो कितने रिएक्टर की थी। तो यह गुजरात के कच्छ और भुज में भीषण भूकंप आया था। रिएक्टर मापने पर इसकी जो तीव्रता थी ना वो 7.7 थी। करीब 700 किलोमीटर दूर तक इसके झटके सुनाए दिए गए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दीजिए। तो एक उभयधर्मी यौगिक एक अणु या आयन है जो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में अभिक्रिया कर सकता है। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्ले वे किताब के रचयिता कौन है। तो वो है हेनरी कोलवेल्ड, ठीक है। हेनरी कोलवेल्ड बुक ब्रिटिश शिक्षा शास्त्री थे जो द प्ले वे नामक पुस्तक की रचना के लिए जाने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयदान देथा की पुस्तक का नाम था। ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया लेकिन आप देख लीजिएगा जो भी आपके ऑप्शन में होगा। जैसे कि उनकी बुक्स थी उषा, कविताएं, बापू के 3 हथियारे, ज्वाला साप्ताहिक में स्तंभ और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेनानी के लेखक कौन है। तो वो है मेघराज मुकुल, ठीक है। और एक हमारा क्वेश्चन महाजनपद की जो राजधानी है ना वहां से आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो हमें करेक्ट नहीं मिल पाया भी क्या पूछा था। बाकी अगर आपको पता है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हो, लिंक मिल जाएगा उसका भी, ठीक है। तो जरूर बताइएगा जो भी क्वेश्चन होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल आर्मी पौधशाला किसे कहा जाता था। तो अवध को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। अवध को ब्रिटिश ऐतिहासिक ग्रंथों में अवध या उद के रूप में जाना जाता है जो आधुनिक भारत राज्य उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र और प्रस्तावित राज्य है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित हरिनारायण शर्मा की संस्था से पूछा हुआ था। तो ये भी अगर आपको क्वेश्चन करेक्ट पता है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। पंडित हरिनारायण शर्मा स्वतंत्र संग्राम के अग्रदूत थे। उन्होंने अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। तो राउरकेला इस्पात खाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। यहाँ 10 लाख टन स्थापित क्षमता का यह कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की दिशा क्या है। तो अरावली पर्वत उत्तर पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है
जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है और अहमदाबाद गुजरात में समाप्त हो जाती है। तो मेनली जो इसकी दिशा है वो उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेह बुर्ज दुर्ग कहाँ है? तो फतेह बुर्ज पंजाब के मोहाली जिले के चप्पड़चिड़ी गांव में है। यह भारत का सबसे ऊंचा विजय टावर है। यह कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की लव तरंगे और रेले तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। इन्हें सतही तरंगे भी कहा जाता है। तो आप लव से याद रख लेना कि लव में क्या होता है, विनाशकारी होती हैं जो लव की तरंगे होती हैं। ठीक है। तो और गाइस, एक हमारा क्वेश्चन अनुच्छेद 74 से पूछा हुआ था। तो अनुच्छेद 74 देख लीजिए। जैसे कि भारत संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के गठन और उसके कामकाज का वर्णन किया गया था। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को उनके कामकाज में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप भी याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलह ए कुल किसके द्वारा चलाया गया? तो सुलह कुल की नीति मुगल सम्राट अकबर ने शुरू की थी। इसका मतलब है सार्वभौमिक शांति। अकबर ने इस नीति के जरिए विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव न होने देने की कोशिश की, लेकिन ये इसे बहुत ही जल्दी बंद करनी भी पड़ गई। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता कानून कब पारित हुआ? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 को भारत की संसद ने पारित किया था। यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर में कौन सी धारा गिरती है? तो प्रशांत महासागर में काफी धाराएं गिरती हैं, जैसे कि क्रोएशिया, अलास्का, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धाराएं शामिल हैं। प्रशांत महासागर की ठंडी महासागर धाराओं में कामचटका, ओशियो, कैलिफोर्निया और हब्लोट धाराएं भी शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। मतलब आपके ऑप्शन थे भी, उनमें से पूछा वो था कि जैन धर्म से जो संबंधित नहीं है वो कौन है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था अनुच्छेद 334 ए से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण और प्रतिनिधित्व से जुड़े हुए प्रावधान हैं। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लीजिए, जैसे कि संविधान के लागू होने के 20 साल तक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहेंगे। साल 1960 में अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत कटिबंध जो क्षेत्र है वो किसके बीच में आते हैं? तो शांत कटिबंध या डोल्ड्रम क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 10 डिग्री अंशांश से +10 डिग्री अंशांश तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में हमेशा निम्न वायुदाब की स्थिति रहती है और हवाएं भी शांत रहती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किससे हुआ? तो प्रभावती गुप्ता सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 137 से क्या है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की विवेकाधिकार शक्तियां प्रावधान की गई हैं। तो गाइज यही थे आपके 28 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी ना, उसमें आए हुए जीके और जीएस के जो भी प्रश्न हमें मिल पाए हमने आपको एनालाइज में बता दिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।